सो लोन्स एंड एडवांसेस हो जाने के बाद लास्ट क्लास में हो गए थे, हम आज पढ़ रहे हैं ऑडिट ऑफ इन्वेंट्री, और उसमें हम सबसे पहले लिख रहे हैं मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री। मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री वही है जो AS2 में था, वो मैं एक बार बोल दूं, आप लिखें। इन्वेंट्रीज आर एसेट्स हेल्ड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस फॉर सेल, ठीक है, मतलब फिनिश गुड्स इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल, मतलब WIP, और इन फॉर्म ऑफ मटेरियल और सप्लाईज टू बी कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। मतलब एक्टिवा का ब्रेक ऑयल, एक्टिवा का इंजन ऑयल, हाँ या ना, उसके टायर, वो सब क्या होते हैं, रॉ मटेरियल। अरे हाँ, ये इन्वेंट्री होती है। सिर्फ यहीं तक लिखना, ये नीचे स्टार मत लिखना, वो जब AS पढ़ाऊंगा तब लिखना, ठीक है। ये मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री है, इसमें मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाया, सिर्फ AS2 का मीनिंग आपको लिखवाया है। जल्दी से लिखे। इस इन्वेंट्री की डेफिनेशन में तो कोई डाउट नहीं किसी को। AS2 की डेफिनेशन है, सिंपली हम इसको जनरलाइज डेफिनेशन पढ़ते थे, हम रॉ मटेरियल WIP फिनिश गुड्स 11th क्लास में पढ़ते थे। यहाँ पर हमने उसको लैंग्वेज का फॉर्म दे दिया है। ये लैंग्वेज का फॉर्म मैंने 1 से नहीं दिया है, AS2 ने दिया है। जो अब पढ़ा रहा हूँ वो ऑडिट पढ़ा रहा हूँ। सबसे पहले लिखो एग्जिस्टेंस। इन्वेंट्री के अंदर सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे एग्जिस्टेंस। इन्वेंट्री के अंदर सबसे फर्स्ट पॉइंट एग्जिस्टेंस। ऑडिटर को इन्वेंट्री को फिजिकली वेरीफाई करना है, ऐसी रिक्वायरमेंट कई जगह दी गई है। क्योंकि अकाउंट्स में हम AS पढ़ते हैं और ऑडिट में हम स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग पढ़ते हैं, ये बात सब जानते हैं। क्योंकि पहले चैप्टर से तो कोई इस चैप्टर से नहीं बैठा, एक आधे को छोड़ के। जिस प्रकार से अकाउंट्स में AS होते हैं, वैसे ही ऑडिटिंग में हमारे पास में होते हैं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। जब हमने प्लानिंग वाला चैप्टर पढ़ा था, जिसका लगभग सब जने टेस्ट दे चुके हैं, उसमें स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग प्लानिंग वाला था 300। ऐसा नो, जब हमने प्लानिंग वाला चैप्टर पढ़ा था, जिन्होंने टेस्ट दिया है। यहाँ पर भी इन्वेंट्री के लिए एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड है जिसका नाम है SA501। क्या नाम है? SA501। मतलब 500 एक स्टैंडर्ड ऐसा नहीं है, ये 3 डिजिट रैंडम नंबर होता है, ठीक है। AS जैसे इनका नंबर सीरियली नहीं होता, ये होते 3 डिजिट है, ये रैंडम होते हैं, रैंडम नंबर, जो मतलब जो आपके कोर्स में वही है। तो SA501 बात करता है, फर्स्ट पॉइंट, ऑडिटर को इन्वेंट्री काउंटिंग पर इन्वेंट्री काउंटिंग, ऑडिटर को इन्वेंट्री काउंटिंग को फिजिकली अटेंड करना है। पहली बात तो ऑडिटर अकाउंट्स के ऑडिट कर रहा है या आप कॉस्ट अकाउंट्स के ऑडिट कर रहे हो, उसमें ईयर एंड इन पे आप अपॉइंट हो गया एज ऑडिटर। अभी 31 मार्च होगा, फिर कॉस्ट ऑडिट्स आएंगी मार्केट में, कॉस्ट ऑडिटर जाएंगे, CMA लोग जाएंगे कॉस्ट ऑडिट करेंगे, CA लोग जाएंगे फाइनेंशियल ऑडिट करेंगे। तो उसके बाद 31 मार्च को एंटिटी ने बैलेंस निकाला होगा, क्लोजिंग स्टॉक, उसको फिजिकली वेरीफाई एंटिटी खुद करके उस बैलेंस शीट में लिखता है। तो उससे पहले ऑडिटर अपॉइंट हो जाता है, और ऑडिटर जब वो इन्वेंट्री काउंटिंग हो रही होती है उसको फिजिकली प्रेजेंट होना है। क्लियर? ऐसा कौन सा स्टैंडर्ड कहता है? 501। समझ में आया? जिसका नाम है ऑडिट एविडेंसेस, स्पेशल केसेस, ऑडिट एविडेंसेस स्पेशल केसेस, अभी के लिए यही नाम है। फिर जब ये चैप्टर आएगा तो पूरे इसके डिस्क्रिप्शन को पढ़ेंगे। SA501 के हिसाब से आपको चेक करना है कि ऑडिटर को इन्वेंट्री काउंटिंग फिजिकली प्रेजेंट रहा या नहीं। अब इसके अंदर ऑडिटर और क्या चेक करेगा? इसके अंदर ऑडिटर और चेक करेगा जो गुड्स आपने कंसाइन किए हैं, जो उन्होंने अभी डाउट पूछा, कंसाइनमेंट,
तो जो कंसाइंड गुड्स हैं उसको अलग से चेक करना है। इवन आप पार्टिसिपेट करेंगे इन काउंटिंग, काउंटिंग करनी है आपको, इसको हम कहते हैं टेस्ट काउंट्स। क्या कहते हैं बोलो? टेस्ट काउंट। सोचो अगर आप किसी स्पेयर पार्ट्स की इन्वेंट्री को चेक कर रहे हो जिसमें क्लाइंट कम से कम 1 लाख तरीके के स्पेयर पार्ट्स के बॉक्सेस हैं, कार में कितने सारे स्पेयर पार्ट लगते हैं, तो ऐसा ऑडिटर तुम क्या लेबर हो जो तुम जाके एक एक डिब्बे में एक एक आइटम को गिनोगे? नहीं। मान लीजिए कि क्लाइंट कहता है कि ये बोल्ट है, 10 लाख बोल्ट है और इसके ये पैकेट सामने जमे हुए हैं, तो आप मैनेजमेंट से सिंपल पूछना, बता एक पैकेट में कितना बोल्ट है? तो मैनेजमेंट बोलेगा एक पैकेट में 500 बोल्ट है। तो आप कोई भी पैकेट उठाना रैंडम, अपने आर्टिकल को ले जाना साथ में और उसको बोलना चल गिन 500 बोल्ट है या नहीं। अगर एक में 500 नहीं निकले मतलब सब में गड़बड़ है। समझ गए? इसको बोलते हैं टेस्ट काउंट। अब एक चेक करना है, 10 चेक करना है, वो आपका आर्टिकल जितना फ्री हो, आप जितने फ्री हो उस हिसाब से देख लेना। वैसे भी आर्टिकल के पास और कुछ काम तो होता नहीं, तो पूरा दिन बिठा लो उसको, सुबह से लेकर 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक बोल्ट गिनवाना। ठीक है? वो गिन दे, हाँ सब सही है, सब में 500 मिले तो वह बढ़िया है, इन्वेंट्री सही है। इसको बोलते हैं टेस्ट काउंट। क्या बोलते हैं? टेस्ट काउंट। समझ में आया? कंसाइनर, और वो एजेंसी पढ़ा है ना, एजेंसी में प्रिंसिपल कंसाइनर होता है और एजेंट कंसाइनर होता है, बस ये ध्यान रखना। ठीक है? नेक्स्ट बोलो, यहाँ तक कोई डाउट? ये फिजिकल काउंटिंग करते समय आप एक बात का और ध्यान रखोगे, आप रिकाउंसाइल करोगे। अब क्या हुआ, 500 वोल्ट बोले थे, निकले 300, तो 200 कहाँ गए? उनको रिकाउंसाइल करना पड़ेगा। रिकाउंसाइल द रिजल्ट्स, रिकंसाइल द रिजल्ट्स। इवन कई बार क्या होता है, इन्वेंट्री कंटिन्यूस नेचर से रिसीव होती रहती है। अभी जैसा एलपीजी वाली जो इन्वेंट्री है, जो क्रूड ऑयल वाली है, उसमें आ रही है, फिर कंज्यूम हो रही है, फिर आ रही है, फिर कंज्यूम हो रही है। तो अगर ऐसी नेचर की इन्वेंट्री है तो उनकी भी तो ऑडिट्स होंगी। 31 मार्च को उन कंपनीज के भी तो अकाउंट्स बंद होंगे। तो अभी किस देश से माल आ रहा है, कहाँ गया, किस देश से माल आ रहा है, हमने देश के किस कोने में एक्सपोर्ट करा, उसकी भी ऑडिट करनी पड़ेगी। और अभी तो एलपीजी की बहुत भयंकर ऑडिट होने वाली। क्यों? क्योंकि इधर भारी भ्रष्टाचार और ब्लैक मार्केटिंग का स्कोप जग चुका है वॉर की वजह से। राइट? होटल वाले कम से कम 20-20, 30-30 सिलेंडर स्टॉक करके रख रहे आने वाले 5-7 महीने के लिए, ऐसा हो ना। तो इसके लिए आपको चेक करना है ऐसी इन्वेंट्री को जिसको हम कहते हैं कट ऑफ टेस्टिंग। क्या कहते हैं बेटा? कट ऑफ टेस्टिंग। ये इन्वेंट्री काउंटिंग होती बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। लोन्स एंड एडवांसेस, बोरोइंग, वो तो मैनेजमेंट ने उधार ही लिया है। कौन व्यक्ति उधार से खुद का भला कर पाता है? उसके लिए तो उसको डेट इक्विटी रेशियो वो सब निकाला है उसने जीवन में। लेकिन इन्वेंट्री में भारी झोल होता है। भारी झोल इसलिए होता है क्योंकि इन्वेंट्री सीधा ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम है। ट्रेडिंग अकाउंट में बढ़ा के दिखाया, क्लोजिंग स्टॉक जीपी बढ़ गया, जीपी बढ़ गया, एनपी बढ़ गया, एनपी बढ़ गया, कैपिटल इन्फ्लेटेड चली गई। उस हिसाब से इनकम टैक्स की चोरी हो सकती है, फ्रॉड हो सकता है। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप देखो, अभी तक मैंने लोन्स एंड एडवांसेस का कोई स्टैंडर्ड डिस्कस नहीं किया, मैंने आपसे शेयर कैपिटल का कोई स्टैंडर्ड डिस्कस नहीं करा, लेकिन इंस्टीट्यूट को भी इसके लिए स्पेशल स्टैंडर्ड बनाना पड़ गया। मतलब ये प्रैक्टिकल लाइफ में ज्यादा काम आने वाली ऑडिट्स है। उदयपुर में भी देयर इज अ फर्म, आई विल नॉट टेक इट्स नेम, जो कि एक अच्छे हॉस्पिटल की ऑडिट है उनके पास, और वो आधे से ऊपर समय अपने आर्टिकल्स को, लगभग 2 साल की अगर आर्टिकलशिप है, सीए वालों को बोल रहा हूँ, तो वो लगभग 6-7 महीने उस हॉस्पिटल में अपने आर्टिकल्स को रखते हैं। एक हॉस्पिटल की ऑडिट है उनके पास, और उसी के स्टॉक की ऑडिट करवाते रहते हैं ताकि उनके आर्टिकल स्टॉक ऑडिट करने में एक्सपर्ट हो जाए। फिर उनको धीरे धीरे, मतलब 2 साल के आर्टिकलशिप में 8-9 महीने वहाँ उनको, उनका आप कह सकते हैं उनको, आप वहाँ पे काम सिखाया जाता है, और फिर उनको बैंक ऑडिट्स और दूसरे ऑडिट्स में अपने ऑफिस में काम सिखाते हो। फिक्स है, आपको वहां जाके काम नहीं करना। जो आर्टिकल मना कर रहा है उसको लो ही मत, जा भाग यहाँ से। वन ऑफ द गुड फॉर्म ऑफ उदयपुर। राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज है। राइट? तो कट ऑफ टेस्टिंग करनी पड़ती है। कट ऑफ टेस्टिंग में आप क्या चेक करते हो? आप लास्ट 5 या 10 रिसीविंग रिपोर्ट्स देखते हो। आप लास्ट 5 या 10 क्या देखते हो बोलो? रिसीविंग रिपोर्ट्स। और अगर
इंपोर्टेड इन्वेंट्री है, जैसे अभी एलपीजी इंपोर्ट हो रही है, तो आप उसकी शिपिंग रिपोर्ट्स देख सकते हो। क्या देख सकते हो बोलो बेटा? शिपिंग रिपोर्ट्स देख सकते हो आप। रिसीविंग रिपोर्ट डोमेस्टिक जो परचेज है उसका, और शिपिंग रिपोर्ट जो इंटरनेशनल परचेज है उसका। रिसीविंग रिपोर्ट कौन देता है? हमारे यहाँ जो आदमी गेट पे बैठा है, जो इन्वेंट्री का ट्रक अंदर आने के लिए देता है, वो रिसीविंग करके देता है। जिसको हमने क्रेडिटर में भी, याद करो क्रेडिटर हमने कॉपी में लिख रखा है आपकी, क्रेडिटर पेबल्स, उसमें भी मैंने लिखा क्रेडिटर गुड्स के होता है, और उसके लिए हम जीआरएन देखते थे, गुड्स रिसिप्ट नोट। वो और ये रिसीविंग नोट रिपोर्ट लगभग सेम होती है, सेम नेचर। कुछ एंटरप्राइजेस जीआरएन बोलते हैं, कुछ इंडस्ट्रीज इसको रिसीविंग रिपोर्ट बोलती है। जो इंटरनेशनल कंपनीज है जिसमें इंटरनेशनल इन्वेंट्री है, वो क्या बोलते हैं इसको? शिपिंग रिपोर्ट। बोलो कोई डाउट? उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आपको एक्सक्लूड करना है जो थर्ड पार्टी का स्टॉक है। थर्ड पार्टी स्टॉक आपको हटा देना है, ठीक है? थर्ड पार्टी मतलब वो कार्स जिसका प्रिंसिपल ने पैसा ले लिया और एजेंट को शोरूम में बेच दी, वो मेरी इन्वेंट्री थोड़ी है, वो तो मेरी सेल है। नेक्सा ने 100 गाड़ी आपको बेची, 100 का 100 पैसा ले लिया एजेंट को, तो अब वो स्टॉक थोड़ी है, उसको तो मैं हटाऊंगा पिछले साल के स्टॉक में से। ये सुनो, हाँ, लेकिन अगर गाड़ियां बेची पैसा नहीं लिया है, हमारे पास वापस गाड़ी आ सकती, तो वो हमारी फिर इन्वेंट्री है, जबकि थर्ड पार्टी के पास पड़ी है। उसको क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री हेल्ड बाय थर्ड पार्टी। क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री हेल्ड बाय थर्ड पार्टी। तो आप कौन सी इन्वेंट्री को एक्सक्लूड करोगे? जो कि सेल हो चुकी है, जो कि क्या हो चुकी? बोलो, सोल्ड। बोलो यहां तक को डाउट? जी पॉइंट आप देखोगे कि इन्वेंट्री रिकॉर्डिंग परपेचुअल हो, परपेचुअल रिकॉर्डिंग सिस्टम एग्जिस्ट करता हो। व्हाट इज अ परपेचुअल रिकॉर्डिंग सिस्टम? क्लाइंट को इन्वेंट्री रिकॉर्ड करनी थी, वो कह रहा है बस आज बस ये अकाउंट्स बंद हो जाए, फिर मैं सारी इन्वेंट्री गिनूंगा और फिर मैं बुक्स में एंट्री करूंगा। चलेगा? चलेगा? 31 मार्च पे इन्वेंट्री गिनूंगा और उसी दिन रिकॉर्ड करूंगा, चलेगा? कि पूरे साल होना चाहिए? उसको कहते हैं परपेचुअल सिस्टम। बोले यहां तक कोई डाउट? नेक्स्ट, लास्ट, पीरियोडिकल काउंट कर लेना एट ईयर एंड। मैनेजमेंट भले कितना भी बोले, हाँ भाई सब चंगा है, सब चंगा है, जाओ खुद फिजिकल वेरिफिकेशन में भी जाओ और उसको काउंट करो। ये सारी चीजें एग्जिस्टेंस से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है बेटा? एग्जिस्टेंस। बोलो यहां तक कोई डाउट? नेक्स्ट लिखेंगे कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस में पहला पॉइंट, कंपेयर विथ इंडस्ट्री, कंपेयर विथ इंडस्ट्री बजट्स और ट्रेंड्स एंड कंप्यूट टर्नओवर एंड कंपेयर with budget and actual results and also verify फाइनेंशियल्स। कुछ लोगों को तो ये बिल्कुल ही ऐसे क्या होगा, फ्लाइट की तरह। ठीक है, अभी मैं समझाता हूँ। इंडस्ट्री का बजट जो कि आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ते हो, कॉस्टिंग में कहाँ पढ़ते हो? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग नाम से एक चैप्टर है कॉस्टिंग में, रूम मिल सर पढ़ाएंगे आपको। और ट्रेंड्स
जो कि आपने एक बार जीवन में 12वीं कक्षा में पढ़ा था, कॉमन साइज बैलेंस शीट और कंपैरेटिव बैलेंस शीट। उसमें ट्रेंड्स होते थे, परसेंटेज कितना बड़ा, बेस से कितना बड़ा, फिर बैलेंस शीट में टोटल से करते थे एक एक परसेंटेज निकाल के, और आपके P&L में आप नेट सेल्स से करते थे एक एक परसेंटेज निकाल के। पहले तो ये इन्वेंट्री को इंडस्ट्री, बजट और ट्रेंड से कंपेयर करो, समझ गए? फिर आप कंप्यूट करो टर्नओवर। अब ये क्या है सर, ये कौन सी कयामत है, इन्वेंट्री से टर्नओवर कैसे आता है? इसका आंसर भी आपको 12वीं कक्षा से ही मिलता है। बताओ, इन्वेंट्री से टर्नओवर रेशियो कैसे आता है? थ्रू अ रेशियो कॉल्ड एज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो अगर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपके पास है और इन्वेंट्री है तो टर्नओवर आ जाएगा, हाँ कि ना? तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया मान लो 4 और इन्वेंट्री दी मान लो 10 लाख, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से आप टर्नओवर निकाल लोगे। वही टर्नओवर बैलेंस शीट में, वही टर्नओवर आपका P&L में सेल्स रिकॉर्ड होनी चाहिए, हाँ या ना? वरना इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कुछ कह रहा है, उधर सेल्स अमाउंट मैच नहीं कर रहा, मतलब ये तो भारी बेकार क्लाइंट है। तो ऐसे एनालिसिस आपको करने हैं जिससे आप फाइनेंशियल्स को वेरीफाई कर सको। फाइनेंशियल मतलब P&L और बैलेंस शीट को वेरीफाई कर सको। सोचो कितना बढ़िया पॉइंट है। मतलब यहां पर एक ही में अकाउंट्स आ गया, एक ही में कॉस्टिंग आ गया और एक ही में ऑडिट तो चल ही रहा है। आप पढ़ो इस पूरे पॉइंट को वापिस। कंपेयर इंडस्ट्री बजट ट्रेंड्स थ्रू टर्नओवर, और टर्नओवर से आप चेक करो कि बजट और एक्चुअल कितना था, मतलब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। बजट इज स्टैंडर्ड और एक्चुअल इज द रियलाइज्ड, उसमें वेरिएंस क्या होंगे वो पता पड़ जाएंगे, हाँ कि ना? कंट्रोलिंग की भरी भाषा, कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल विद स्टैंडर्ड, वही तो कर रहे हैं, मतलब बिजनेस भी आ गई इसमें। एंड वेरीफाई द फाइनेंशियल्स। कितने कमाल का पेपर है ऑडिट, वो आपको करना है, जो आप ही का अधिकार है और कोई नहीं कर सकता। बोलो है यस और नो? पॉइंट नंबर 2, बी पॉइंट, मैच shipping and receiving documents, match shipping and receiving documents to recorded data। जो रिसीव हुई उतना को उतना रिकॉर्ड हुआ या नहीं। टेस्ट फॉर omitted transactions, टेस्ट फॉर omitted transactions। अभी आपने देखा होगा हमने प्रमोशन पर्पस के लिए कैरी बैग्स बनवाए करें राइट्स के, यहाँ पे भी आपको दिखेंगे, कहीं पड़े होंगे राइट। वो हमने पैम्पलेटिंग की जगह उसमें पैम्पलेट डाला, बच्चों को दिए राइट। तो उसकी इंचार्ज मान लो रिमी मैडम, क्या आप थे लेकिन हो राइट, ये जो कैरी बैग्स है वो गिनो आप। अब पता पड़ा कि आए थे 3000 कैरी बैग्स और रिमी मैम ने कलर रेट्स के स्टॉक में रिकॉर्ड करे 2000। 1000 उन्होंने अपने मोहल्ले में बांट दिए, बोले जाओ सब्जी लेके आना है इसमें, और 10 रुपए में एक कैरी बैग उनने बेच दिया। 10,000 का फ्रॉड अकाउंटेंट ने किया। अच्छी बात है, 7-8 साल से यहाँ कार्यरत ऐसी हरकतें, बताओ अच्छा लगता है? अंदर के लोग ऐसे तो बाहर के कैसे होंगे? ये सुनो, ये काम ऑडिटर का है। किसका है बोलो? ऑडिटर का। मैं तो कहता हूँ कई बार मुझे दे दो ऑडिट करे रेट्स के। बोलो यहां तक कोई डाउट? सो इसको कहते हैं हम देयर शुड नॉट बी एनी ओमिशन, कंप्लीट, कंप्लीटनेस। कोई डाउट? नेक्स्ट लिखो, वेरीफाई अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, ARITH है ना, वेरीफाई अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ लिस्ट। इन्वेंट्री की लिस्ट बनती है, रॉ मटेरियल इतना, WIP इतना, फिनिश गुड इतना, अरे हाँ वो लिस्ट को वेरीफाई करो आप और रिकॉन्साइल करो इन्वेंट्री विथ थर्ड पार्टी। मैं वैसे ही आपको चैप्टर की इंपॉर्टेंस समझा चुका हूं, फिर भी
इस लिखे हुए नोट्स को भी हो सकता है आपको याद करने में लगे हमें इतने सारे पॉइंट याद नहीं हो रहे, तो उसका एक मात्र सुझाव है कॉमन सेंस। एग्जिस्टेंस सब जगह आ रही है, कॉमन सेंस से आप याद नॉर्मल जनरलाइज पॉइंट भी लिखोगे, ये पॉइंट एग्जैक्ट ऐसे नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ इन्वेंट्री, तो आप लिख रहे हो उसके अंदर प्रोविजन, ऑब्लिगेशन अमाउंट, पॉसिबल ऑब्लिगेशन, पास्ट ऑब्लिगेशन, ऐसी हरकतों से फिर मार्क्स नहीं आता है। मैं पूछ रहा हूँ रिजर्व, फिर आप लिख रहे हो वहां पे शेयर इशूड एट डिस्काउंट शुड नॉट बी इशूड ओनली टू एम्प्लॉयज, तो फिर ऐसा कुछ नहीं हो सकता। समझ में आ गया? कॉमन सेंस याद करोगे तो सारा चैप्टर इजी है। अब मैं यहाँ पर पूछ रहा हूँ डिवेंचर और आप लिख रहे हो वहां पे कि शेयर प्रीमियम पे डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकता, प्रीमियम पे हो सकता है, तो फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे। समझ गए? बोलो, यहां तक कोई डाउट? लास्ट पॉइंट इसका राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, लास्ट असर्शन इन्वेंट्री का, फिर ये टॉपिक ही पूरा खत्म हो जाएगा। लिखो राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, नया असर्शन, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। जो अभी लॉ की क्लास में बैठे थे, अभी मैंने उनको राइट्स एंड ऑब्लिगेशन पढ़ाया। राइट्स आर एसेट्स एंड ऑब्लिगेशन आर ड्यूटीज या लायबिलिटीज। सबसे पहले आप वाउच करेंगे परचेजेस को विथ डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि इन्वेंट्री की एंट्री क्या होती है? इन्वेंट्री गुड्स है, गुड्स की एंट्री क्या होती है? परचेज डेबिट टू कैश ऑब्लिक क्रेडिटर, तो उसके पेमेंट्स आप इनवॉइसेस से देखेंगे। नंबर 2, आप रिव्यू करेंगे परचेज कमिटमेंट्स को क्लाइंट का एक क्रेडिटर पिछले 10 साल से माल सप्लाई कर रहा था, इस बार अपने क्रेडिटर को चेंज कर दिया। 10 साल से वही आदमी सप्लाई कर रहा है, इस बार चेंज, किसने ऑथराइज करा? क्या हुआ उस पुराने आदमी को? वो उठ गया, उसका बिजनेस उठ गया, दुनिया से उठ गया, क्या हुआ? ये देखना आपको, इसको कहते हैं परचेज कमिटमेंट, परचेज कॉन्ट्रैक्ट विद द वेंडर। देन बिल्स की चेकिंग तो करनी है आपको, चेक इनवॉइसेस फॉर ओनरशिप। बुक्स में एक एंट्री दिख रही है अबाउट परचेज ऑफ सम कॉस्मेटिक आइटम्स, ठीक है, फेयर एंड लवली परचेज, पाउडर परचेज, वो क्या होता है, वो फेस पैक परचेज है ना, फाउंडेशन, लोशन, ये पता नहीं क्या क्या, ये मिलन की रिकॉर्ड में। और इसका टायर बेचने का काम है। क्या बेचने का काम है? टायर बेचने का। बताओ, क्या ये टायर बेचने के लिए लोशन और फेस क्रीम और वो सब लगा के बेचता है मार्केट है? भाई साहब ने बीवी के लिए मेकअप आइटम खरीदे, एंट्री यहां कर दी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। बाद में पता पड़ा तो क्या परचेज किया था, उस बिल में लिखा है फेशियल, फेस वॉश, पता नहीं क्या क्या है। टायर बेचने बैठा है या मॉडल बनने बैठा है? So is this inventory anything to do with his business of tires? No. Check invoices for ownership. उन आइटम की ओनर तो बीवी हुई ना, वरना बीवी होते भी तूने किसी और के लिए मंगाया तो फिर शक जाता है, बीवी का भी, ऑडिटर का तो जाएगा ही। लास्ट, ऑब्टेन कंफर्मेशन फ्रॉम थर्ड पार्टीज। थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन, जैसे कंसाइनी है ना, उसे पूछ लेना एजेंट से कि भाई तुम्हारे पास में इस आदमी का माल पड़ा है या नहीं, बोले यहां तक को डाउट? इन्वेंट्री ऑडिट इज डन, यहां तक को डाउट? इतना पढ़ के आना, बाकी चीजें कल। थैंक यू।